हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 में सेट नंबर 5 को। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और वॉल्यूम 1 में 2400 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा और इस क्लास का PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जुड़ जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए। आपके लाइक करने से क्या हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें लगता है कि हाँ, हमारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 5 को। सेट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के इतिहास में सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो इसमें से सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन शासन में रहता है? तो सबसे पहले रहता है मौर्य वंश। उसके बाद कौन आता है मौर्य वंश के बाद? तो उसके बाद मौर्य के बाद आएंगे गुप्त वंश। दूसरे नंबर पे गुप्त आ जाएंगे। गुप्त के बाद कौन आएगा? दिल्ली सल्तनत। तीसरे नंबर पे उसके बाद आ जाएगा मुगल चौथे नंबर पे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। मौर्य वंश का शासन काल कब से कब तक रहता है? 322 ईसा पूर्वी से लेकर 322 ईसा पूर्वी से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं और अंतिम शासक ब्रह्मदत्त होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। गुप्त वंश का शासनकाल कब से कब तक है? तो ये 6ठी शताब्दी के मध्य में गुप्त वंश की स्थापना होती है और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त होते हैं और अंतिम शासक विष्णुगुप्त या भानुगुप्त को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? तो 1206 में होती है और दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, यानी कि मुगल के आ जाने तक जो ये रहता है ये दिल्ली पर शासन करता है। तो दिल्ली वंश में जो है इसका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है और इस वंश में बहुत सारे राजवंश आते हैं अंदर में दिल्ली, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो अंतिम शासक दिल्ली सल्तनत में वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा रहता है। उसके बाद मुगल की स्थापना होती है। तो मुगल जो है ये 1526 से लेके कब तक? 1857 की क्रांति तक जो है ये भारत पर शासन करता है। 1526 में मुगल का पहला शासक ये कौन रहता है? बाबर रहता है। और 1857 में आखिरी शासक कौन रहता है? बहादुर शाह जफर रहता है। तो इन सभी बात को याद रखेंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्रम के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मौर्य वंश, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल काल। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धूम मठ जो है ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अभी क्या है? तो अभी जो है ये 8वां अजूबा भी घोषित कर दिया गया है। 8वां अजूबा क्या है? तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर जो है ये दुनिया का 8वां अजूबा बना है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 3, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? तो बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो ये फेडरल बैंक को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 4, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो यह है विश्व भूषण हरिचंदन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शिव प्रताप शुक्ला ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये है मध्य प्रदेश की राज्यपाल। और कंभम पीत हरि बाबू ये मिजोरम के राज्यपाल। तो इन सभी को याद रखेंगे। 5, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? तो 29 नवंबर 2023 को फिलिस्तीन लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो मोसाद है। ये भी ध्यान में रखेंगे। बहुत ही अभी चर्चा में है इजराइल और फिलिस्तीन। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसको मोसाद के नाम से जाना जाता है। 6, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस भारतीय राज्य को राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल को।
तो इसको ध्यान में रखेंगे। अंग्रेज का विजय अभियान जो है ये बंगाल से ही प्रारंभ हुआ था। पलासी का जो युद्ध है 1757, ये कहाँ पे है? तो ये बंगाल में ही है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है ये भी बंगाल से ही होती है। 7, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन नहीं था? तो ये हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत, समीपवर्ती देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर, ये सब जो है ये सब गोंडवाना लैंड के अधीन आते हैं। गोंडवाना लैंड का नाम जो है वो एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। 8, नेत्रा क्या है? तो नेत्रा जो है ये क्या है? तो मानव रहित विमान है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। रडार, RADAR, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 9, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संत कबीर सम्मान जो है ये दिया जाता है बुनाई के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कबीर की समाधि स्थल कहाँ पे है? तो ये मगहर में स्थित है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ये भी, इन सभी बात को आप याद रखेंगे। 10, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार डैश है। तो 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है आपका खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो 1961 में हुई है और ये खेल के मामले में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, प्लेयर को नहीं दिया जाता है बल्कि उनके कोच को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1985 से हुई है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका जो मतलब अभी वर्तमान में नाम है वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि इसकी शुरुआत है 1991-92 से ही हुई थी। और सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 11, भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। तो विनबैक्स जो है ये भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये हो जाएगा भारत और वियतनाम का विनबैक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विन वैक्स। यहाँ से आप वी से वियतनाम, IN से इंडिया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन होता है? तो स्लिनेक्स होता है। और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, बोंगो सागर। 12, दक्षिणी सूडान की राजधानी है। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ पे है? तो ये है जुबा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दक्षिणी सूडान जो है ये सूडान से अलग होकर वर्ष 2011 में एक नया देश बना था। और पूछ ले सूडान की राजधानी कहाँ है? तो वो है खार्तूम। और दक्षिणी सूडान की राजधानी तो वो है जुबा। तो इन दोनों को याद रखेंगे। 13, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ी की संख्या है वो 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे अधिक खिलाड़ी जो हैं वो रग्बी खेल में होते हैं। किसी भी एक टीम में सर्वाधिक खिलाड़ी जो है वो रग्बी खेल में होते हैं। एक टीम में 15 प्लेयर होते हैं रग्बी में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 14, सुंगलू समिति जिसे 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? तो सुंगलू समिति का संबंध जो है यह राष्ट्रमंडल खेलों के घोटालों से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? तो यह मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध जो है ये बीमा क्षेत्र में सुधार से है। जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सी समिति है? तो ये स्वामीनाथन समिति जो है इसका संबंध जनसंख्या समिति से है। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं ये कौन है? ये है MS स्वामीनाथन। ये दोनों अलग अलग है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है और MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15, अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो
अक्टूबर 2023 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है REC लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, REC लिमिटेड को अक्टूबर 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। टेलीग्राम में क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो अब देखेंगे हम जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है, जो कि एक DPSP है, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा जो है भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक की गई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 40 का संबंध किससे है? तो 40 का संबंध जो है ये पंचायतों से है। 39 का संबंध किससे है? तो राज्य जो है वो दया अनुसरणीय नीति का उपयोग करेगी। और 50 का संबंध किससे है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, इसका संबंध जो है ये 50 से है। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। और DPSP हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड की संविधान से लिया है। 32। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामायण के निर्माता जो थे ये कौन थे? तो ये रामानंद सागर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 33। निम्नलिखित में कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? तो कौन सा स्तंभ है जहां पे जो स्तंभ है उसमें बैल प्रधान में है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार के रामपुरबा, पश्चिमी चंपारण के रामपुरबा में जो अशोक स्तंभ है उसमें बैल जो है वो प्रधान के रूप में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लौरिया नंदगढ़, इसमें जो है वो शेर लीडिंग में है, और ये भी कहाँ पे है? तो ये जो है ये भी बिहार के अंदर ही है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 34। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक जीता है। किसको हरा के जीता है? तो जापान को हरा के जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 35। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो 1911 में जब दिल्ली राजधानी बनी थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और उसके बाद जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो उस समय राजधानी को परिवर्तन किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बिहार को बंगाल से अलग किया गया। ये सब जो है ये सब दिल्ली दरबार 1911 में ही हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 36। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनानी रोमन कला को जो है ये स्थान प्राप्त हुआ है गांधार कला में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा कला में बनाई गई है, लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वाधिक मूर्तियाँ तो वो गांधार कला में बनाई गई है। तो इन दोनों को याद रखेंगे। 37। निम्नलिखित में वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो यूनेस्को के द्वारा किस स्थान को अभी तक विश्व विरासत स्थल में मान्यता नहीं दी गई है? तो ये हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी फतेहपुर सिकरी, एलोरा और अजंता की गुफा, इन तीनों का जो संबंध है ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल से है। 38। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो यूरेनस जो है ये परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 39। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये स्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 40। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो शून्य आधारित बजट जो है ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1983-84 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 41। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी?
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था और इसका जो प्राथमिकता था वो था कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा वाला जो था उसका क्या था प्राथमिकता, तो वो था प्रौद्योगिकीकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से था। दूसरे में 3 इस्पात संयंत्र भी लगाए गए थे। और दूसरा जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। 1956 से लेकर 61 तक उसका कालक्रम था। 42 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली जो है वो कहाँ पे है, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इनका जो विवाह है वो 13 वर्ष की आयु में ही हो जाता है झांसी के नरेश गंगाधर के साथ। और ये 1857 की क्रांति में झांसी से लीड करती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और 1858 में 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। इन्हीं के बारे में ह्यूरोज ने कहा था कि ये जो है ये एक मतलब भारत की एकमात्र महिला मर्द है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 43 इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की सलाह दी थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। गांधी जी 1915 में ही आ जाते हैं भारत में। उसके बाद 1915 से लेकर 1916 तक लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, वहीं पे राजकुमार शुक्ला इनको सुनाते हैं अपना कहानी चंपारण के बारे में। फिर 1917 में चंपारण आते हैं, उसके बाद यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद फेमस हो जाते हैं। तो 15 से लेकर 17 तक इनको मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ही बोले थे कि पहले भारत में आप रहिए, यहाँ के लोगों को देखिए, क्या समस्या है ये सब को समझने का कोशिश करिए, उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन वगैरह चलाना है। 44 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो संयुक्त विकास लक्ष्यों में से कौन सा एक है, तो ये हो जाएगा आपका शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई, गुणवत्ता शिक्षा, जल के नीचे जीवन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। संयुक्त राष्ट्र का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें कितना गोल रखा गया है, तो उसमें 17 गोल रखा गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 45 बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें ब्रिटिश सेना की तरफ से कौन था, तो ब्रिटिश की तरफ से हेक्टर मुनरो था और इस तरफ से तिलगुट सेना था, मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और शुजा उद्दौला, अवध का नवाब शुजा उद्दौला, इन तीनों की संयुक्त सेना थी, तीनों हार गई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है जिसमें अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। और इसी युद्ध के बाद माना जाता है कि अब क्या है कि अब ये लोग तो भारत पे राज नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब भारत पे राज करने के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना पता था कि अब कोई भी भारतीय तो राज नहीं कर पाएगा, इसलिए इस युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जाता है। 61 भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जो मसालाएं हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाई जाती है, तो केरल राज्य में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। 62 भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो नागरिकता के प्रावधान जो है ये लागू हुए थे वर्ष 1949 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे संविधान में भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और नागरिकता संशोधन अधिनियम ये जो है ये 1955 का है। इसके अंतर्गत क्या है कि नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं: जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 63 भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत जारी की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में अब तक 3 बार लगाया गया है राष्ट्रीय आपात, 1962 में, 1971 में और 1975 में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और 356 में क्या है, तो 356 में जो है ये राष्ट्रपति शासन है किसी भी राज्य में। और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात से संबंधित है। 64
पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 65 चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में गृह युद्ध जो है ये हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 66 बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो है ये है बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और राजधानी क्या हो जाएगी? तो ढाका हो जाएगी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और भारत की सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 67 बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी जो है ये है मिन्स्क। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। बेलारूस जो है एक लैंडलॉक कंट्री है और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? बेलारूसी रूबल, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 68 प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो था ये जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अशोक को शिलालेख को पढ़ने में भी सबसे पहली जो सफलता है वो जेम्स प्रिंसेप को ही प्राप्त होती है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 69 ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत जो है ये मेला और बाजार कर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्राम पंचायत द्वारा कौन कौन से कर वसूले जाते हैं? तो वो पशुओं की रजिस्ट्रेशन फीस, दुग्ध उत्पादन पे कर, वाहन कर, पशुओं पे कर, मनोरंजन पे कर, ये सब जो है ये ग्राम पंचायतों के द्वारा वसूली जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 70 पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना, विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब पंचायती राज के बारे में तो बार बार बताना जरूरी नहीं है कि ये आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल ए से लेके ओ तक, भाग 9 में, उसके बाद 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, आप इन सभी बातों को रिकॉल करेंगे जब भी पंचायत से संबंधित बात आएगा। 71 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो है 1972 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय आपातकाल लगाया गया था और उसके बाद क्या हुआ था कि चुनाव हुआ था और जनता पार्टी जो है ये चुनी गई थी। आपातकाल 1975 में लगाया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1975 से लेकर 77 तक लागू था आपातकाल। 72 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सुमेलित करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये कब आया था? 1992। अन्नपूर्ण योजना 2000। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997। तो इस हिसाब से सभी जो है सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। 73 पंचायती राज की अन्य संस्थानों की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्थान करती है? तो ग्राम पंचायत के लिए अनुदान का प्रावधान जो है ये किया जाता है राज्य वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(1) और अनुच्छेद 243(y) के तहत किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 74 काट एवं दाह कृषि संबंध राज्य, इनको क्या करना है? मिलाना है हमें। तो दहिया का संबंध जो है ये मध्य प्रदेश से है, कुरवा का संबंध झारखंड से है, बड़ीगा का संबंध ओडिशा से और पेंडा का संबंध आंध्र प्रदेश से। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे। कुरवा का संबंध किससे था? झारखंड, बड़ीगा ओडिशा और ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 75 मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल जो है ये स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इस महल का निर्माण जो है वो राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 91 प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है ये 1 मई 2016 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसका उद्देश्य क्या था? तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसको ध्यान में रखेंगे। 92 मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य जो है ये प्रसिद्ध है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 93 संसद की प्राक्कलन समिति है, तो प्राक्कलन समिति जो होती है यह अस्थायी समिति होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसमें 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 94 नामदफा बाघ अभ्यारण्य है, तो नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 95 दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी जो है ये कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 96 पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह जो है ये हुआ था वर्ष 1879 से 1880 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 97 भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो ये कौन सी जीएम फसल है? तो ये है बीटी कपास। कपास को ही कानूनी रूप से खेती करने की अनुमति प्रदान है। 98 केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक जो है यह है 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेल्सियस और क्या बोलते हैं उसके बाद फ़ारेनहाइट के बीच का क्या संबंध होता है? C/5 बराबर F-32/9। अगर आपको सेल्सियस दिया हो तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया हो सेल्सियस निकाल सकते हैं। और इसके केल्विन के साथ क्या रिलेशन होता है? तो K-273/5। अगर फ़ॉरेन दिया है तो केल्विन निकाल सकते हैं, सेल्सियस दिया है तब भी इसको इससे रिलेट करके केल्विन निकाल सकते हैं। 99 निम्न में कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो मैग्नेटिक डिस्क कौन नहीं है? तो ये डीवीडी जो है यह मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 100 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो ये F.E. फ्रिच ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन्होंने शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी, इसको ध्यान में रखेंगे। 101 संगलन की गुप्त ऊष्मा है। संगलन की गुप्त ऊष्मा जो है ये ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 102 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये कमी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है, मतलब ये सब जो होता है विटामिन ए। और स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। 103 इनमें कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? तो यह है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ उभयधर्मी धातु भी है जैसे कि जिंक, एल्युमिनियम, SN, PB यानी कि सीसा, तो ये सब जो है उभयधर्मी धातु है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और सिलिकॉन जो होता है ये उभयधर्मी अधातु होता है। और उभयधर्मी ऑक्साइड तो जिंक ऑक्साइड। 104 इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकियोलॉजी से बना है। तो इकोलॉजी शब्द जो है ये किस शब्द से बना है? तो ये यूनानी शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 105 निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो चिकन पॉक्स जो है ये विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तपेदिक क्या है? तो ये टीबी को तपेदिक बोलते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे।
121 नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होती है, तो शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। उस समय क्या होता है कि फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 122 किसी पिंड का जड़त्व, तो किसी पिंड का जड़त्व जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जड़त्व जो है वो 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो इसको ध्यान में रखेंगे और ये द्रव्यमान का समानुपाती होता है। 123 निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो खनिज की कमी की वजह से क्या होता है, तो चुकंदर का केंद्र विगलन, यानी कि हर्ट रोट जो है चुकंदर में, ये पादप की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 124 विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 125 बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो बल्ब में जो प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट है इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और फिलामेंट में किसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। 126 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? तो 2 हार्ट चेंबर जो है ये किसमें पाया जाता है, तो मछली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 127 न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो न्यूरॉन में विद्युत संकेत जो है ये एक्सॉन छोर पर रासायनिक संकेत में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 128 गलत वाक्य को ढूंढिए। तो गलत वाक्य क्या है, तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 129 Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात होगा। तो Fe2O3 और FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात जो है ये कितना का हो जाएगा, तो Fe2O3 में ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है और एक का होता है 16, यानी कि 48, और यहाँ हो जाएगा 16, मतलब इसका अनुभार, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 130 निम्न में कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की कार्डोटा डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सभी रज्जु की यानी कार्डेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 131 ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या होने लगती है, थकान होने लगती है। 132 निम्नलिखित में कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो ऊतकों में मरम्मत और अंगों को खाली स्थान भरने में कौन सहायता करती है, तो ये हो जाएगी गर्तिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एरियोलर बोलते हैं इसको, एरियोलर। 133 एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड यानी कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो कैडमियम की रॉड जो है वो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे कि परमाणु भट्ठी में नियंत्रक के रॉड के रूप में कैडमियम की रॉड का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 135 जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला जो है वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज ये हमारा सेट नंबर 5 जो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 में कंप्लीट हुआ। कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 6 में। तो अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपको लगता है कि वीडियो आपकी हेल्पफुल है या MCQ वाला से आपका कुछ भी हेल्प हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।
तो कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 6 में, और इसका PDF जो आगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।